पहलगांव के मामले में एनआईए की जांच कंप्लीट हो गई है। एनआईए ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है और उसमें 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें साजिद जट उर्फ सैफुल्ला जो है वो मुख्य आरोपी है, मुख्य साजिश करता है, जो कि एलईटी का हैंडलर है। इसके अलावा 3 हमलावर हैं, 2 ओवरग्राउंड वर्कर हैं, 6 लोगों को नामजद किया गया है। तो आज की इस वीडियो में, क्योंकि मैं पहलगांव के पूरे हमले को और उससे पहले 2 महीने पहले मैं कश्मीर गया भी था रिपोर्टिंग के लिए, तो मैंने वो पूरा का पूरा मामला जो है उसको बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से उसकी रिपोर्टिंग की। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पहलगांव का हमला कैसे प्लान हुआ, आखिर कैसे एग्जीक्यूट हुआ, और बाद में इसके जो कल्प्रिट हैं, इसके जो मुजरिम हैं, वो कैसे एक एनकाउंटर में ढेर किए गए। तो ये पूरी कहानी, इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। मैं डायरी लेके आ गया हूँ। मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। तो शुरुआत पहले एनआईए की चार्जशीट से ही कर लेते हैं कि एनआईए की चार्जशीट में किन किन का नाम लिया गया है और उनका क्या क्या रोल रहा है। तो एनआईए की चार्जशीट में साजिद जट उर्फ सैफुल्ला जो है उसको मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है, जिसने ये पूरा का पूरा ऑपरेशन, जो पूरा का पूरा हमला है वो प्लान किया। उसके अलावा 3 हमलावरों के नाम लिए गए हैं, जिसमें फैजल जट उर्फ सुलेमान शाह, दूसरा नाम है हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान, और तीसरा हमजा अफगानी। ये 3 लोगों के नाम जो है एनआईए की चार्जशीट में हमलावर के तौर पे दर्ज हैं। इसके अलावा परवेज अहमद जोठर और बशीर अहमद जोठर, ये ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जिन्होंने लॉजिस्टिक के हिसाब से इन हमलावरों की मदद की बैरसन घाटी में हमला करने से पहले। तो ये एनआईए की चार्जशीट कहती है कि इन लोगों ने मिलकर जो है ये पहलगाम का पूरा हमला उसको डिज़ाइन किया। अब मैं थोड़ा सा आपको बैक में लेके जाता हूँ, ये पूरा जो आपको बैकग्राउंड समझाने के लिए, पस मंज़र समझाने के लिए कि पहलगाम का हमला क्या हुआ, उससे पहले का बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से ये हमला प्लान हुआ। तो अपन थोड़ा सा उसके लिए पीछे चलते हैं। दरअसल हुआ ये कि जनवरी 2023 के आसपास जो है, आप ये समझिए कि कोविड के बाद से ही, जब कोविड में कश्मीर वैली में इंसर्जेंसी लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ गई थी, तो पाकिस्तान ने, खासतौर पे आईएसआई ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने ये किया कि जम्मू का जो सेक्टर था, जिसको हम साउथ ऑफ पीर पंजाल का सेक्टर कहते हैं, वहाँ पे इंसर्जेंसी को वापस रिवाइव करना शुरू किया था। 2003 में से पहले वहाँ पे इंसर्जेंसी हुआ करती थी और बहुत मजबूत इंसर्जेंसी हुआ करती थी। आतंकवादी बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे घूमा करते थे और एक ऑपरेशन भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया, जिसको कहा गया ऑपरेशन सर्पनाश। और उसके बाद में उसमें भारतीय सेना के द्वारा आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जहाँ पे ऊपर आतंकवादियों ने बिल्कुल कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रखे थे कि कंक्रीट वहाँ पे एकदम, जिसको बोलते हैं महाज, तो महाज सा बना रखा था और वहाँ से वो लगातार भारतीय सेना के ऊपर हमला कर रहे थे। तो ये पूरा का पूरा जो साउथ ऑफ पीर पंजाल का जो सेक्टर है वो 2003 के आसपास जो है क्लीन अप कर दिया गया था सर्पविनाश के दौरान। और उसके बाद में हमने ये देखा कि जम्मू का सेक्टर जो है, जो साउथ ऑफ पीर पंजाल का सेक्टर जो है, वहाँ पर बहुत आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं हो रही थी। और इस वजह से क्या हुआ कि एक लंबा गैप वहाँ पे आ गया। तो भारतीय सेना और वहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी हैं, उन्होंने भी अपना जो ग्राउंड पे ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो धीरे धीरे करते हुए डिटोरिएट होता गया। क्योंकि अगर जब आपको लगातार इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वहाँ पे किसी किस्म की आतंकवादी गतिविधि नहीं चल रही है, तो आप अपने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करना, धीरे धीरे वो कम हो जाता है, अफसर चेंज हो जाता है, हैंडलर चेंज हो जाता है, तो उसके बाद में वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वहाँ पे जब ये वापस से 2021 के बाद से लगभग जो वापस से वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ जम्मू सेक्टर में, तो उसके बाद में जो है शुरुआती जो हमारे पास में उसका सेंसेस मिलने बंद हो गए थे। हमको शुरुआती इंटेलिजेंस उसके बारे में नहीं थी, और ये सच बात है। और ये जो ग्रुप है जिसने ये पहलगाम का हमला किया, ये जनवरी 2023 में डेरा की गली एक इलाका पड़ता है, तो वहाँ से ये इन्फिल्ट्रेट करता है। और डेरा की गली में एक पहला एम्बुश ये करते हैं, ये जनवरी 2023 में जो हमारे पास में जो जानकारी है, तो वो पुंछ के इलाके में ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं। उसके बाद में दिसंबर 2023 में डेरा की गली में एक एम्बुश करते हैं और सूरनकोट के पास में। और तो ये इस ग्रुप का पहला एम्बुश था, और जिसमें 3 बाहरी मतलब पाकिस्तानी टेररिस्ट थे और एक जो है वो लोकल टेररिस्ट भी था जिसका नाम जुनैद था। तो ये लोग वहाँ पे पहला एम्बुश वहाँ पे करते हैं। उसके बाद में 3 मई 2023 को एयरफोर्स का एक कॉन्वॉय जो है वो सनाई के पास में उसके ऊपर एम्बुश होता है बकराबल में। तो ये एम्बुश उनका दूसरा एम्बुश है मई 2023 में। फिर अगस्त सितंबर 2024 में ये पूरा का पूरा ग्रुप अपना बेस शिफ्ट करता है। ये साउथ ऑफ पीर पंजाल से डीकेजी बफलियाज का वाला जो रास्ता है उससे होते हुए ये कश्मीर वैली में ये पूरा का पूरा ग्रुप वो शिफ्ट हो जाता है। और वहाँ से ये लोग जाते हैं बड़गांव में जो ये ग्रुप जो है 2 स्प्लिट में बढ़ जाता है।
ये बात है अगस्त सितंबर 2024 की। और इसके बाद में आता है 20 अक्टूबर 2024। जो एक ग्रुप है वो सोनमर्ग की तरफ जाता है, दूसरा जो ग्रुप है कश्मीर में वो गुलमर्ग की तरफ जाता है। तो सोनमर्ग की तरफ जो ग्रुप जाता है जिसमें जुनैद होता है और उसका एक और साथी होता है, ये लोग एक जगह पड़ती है गगनगीर, वहाँ पे 20 अक्टूबर 2023 को एक एम्बुश क्या करते हैं, हमला करते हैं। दरअसल गगनगीर में एक जेडमोर टनल बन रही थी, गांदरबल के पास का इलाका है, तो वहाँ पे कई प्रवासी जो मजदूर हैं, खासतौर पे बिहार के जो मजदूर हैं, वो काम कर रहे थे उस टनल में, और उनके ऊपर हमला करता है। 9 मजदूर जब मारे जाते हैं और एक जो है स्थानीय डॉक्टर जो है वो भी उनकी गोली का शिकार होकर मारा जाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है जुनैद को, जो कि एक लोकल टेररिस्ट था, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है इस हमले के लिए। इसके लगभग 6 दिन बाद में गुलमर्ग में एक आर्मी का ट्रक जा रहा होता है, जिसके ऊपर जो है घात लगा के हमला किया जाता है। और इस पूरे हमले की खास बात यह थी कि उस कॉन्वॉय के ऊपर आरपीजी राउंड जो है फायर हुआ था, मतलब आप रॉकेट लॉन्चर से उसके ऊपर हमला किया गया था। इसके बाद में 3 दिसंबर 2024 को जो जुनैद जो था, जो कि जेडमोर टनल में, अच्छा अक्टूबर 2024 का जो ये जेडमोर टनल का हमला था, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में पहली बार चुनाव हो रहे थे, और चुनाव हो चुके थे, रिजल्ट आना था, और सरकार जो है नई बननी थी। तो वो ट्रांजिशन का टाइम था, और उसी समय जो है जुनैद ने ये जेडमोर टनल का हमला किया। उसके बाद में आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर हमला हुआ। तो ये कहा गया कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस वापस कश्मीर में लौट रही है एक लंबे अंतराल के बाद में, 370 हटने के बाद में, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है। इसके बाद में 3 दिसंबर 2024 को हरवान एनकाउंटर में जुनैद जो है वो मारा जाता है, जो कि जेडमोर टनल का मुख्य कल्प्रिट जिसको बताया जा रहा था, तो वो मारा जाता है। उसके बाद में ये ग्रुप जो है पहलगाम हमले, क्योंकि ये अलग अलग हो चुके थे, और अब जब जुनैद क्योंकि लोकल टेररिस्ट था वो मारा जाता है, तो इस ग्रुप में एक नई भर्ती होती है आदिल नाम के एक नए टेररिस्ट की, क्योंकि उनको एक लोकल टेररिस्ट चाहिए होता है। तो आदिल नाम का एक लोकल टेररिस्ट होता है, उसको ये लोग अपने साथ में लेते हैं फिर। तो ये 4 लोगों का ग्रुप जो है वो बुनियादी तौर पे बनता है। ये ग्रुप जो है फिर रीग्रुप होता है एक तरीके से, क्योंकि 2 छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप में ये लोग काम कर रहे थे, 2-2 के ग्रुप में। तो ये रीग्रुप होता है पहलगाम हमले के समय, और ये बैरसन घाटी जाते हैं। अब अच्छा, इस पूरे के पूरे हमले में को कैसे प्लान किया गया, इसको आप थोड़ा सा समझिए। तो पाकिस्तान की तरफ से जो है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक कंपनी है, दरअसल द प्रिंट ने इसकी स्टोरी की थी बहुत तफसील में, मैं वो उसी स्टोरी के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि ये हमला जो प्लान होना शुरू होता है वो फरवरी 2025 के आसपास ये हमला प्लान होना शुरू होता है। 2 से 22 फरवरी 2025 के बीच में मैक्सर करके एक सैटेलाइट लैब है, उससे 12 जो है बैरसन घाटी के विजुअल्स मांगे जाते हैं, 12 हाई रेजोल्यूशन जो है फ़ोटोज़ मांगी जाती हैं। और ये बहुत मतलब कि ऐसे ऑर्डर है जो कि बहुत अनयूजुअल है, सामान्य तौर पे इस किस्म के ऑर्डर लगते नहीं हैं। तो मैक्सर से ये 12 हाई रेजोल्यूशन जो इमेजेस हैं वो दरअसल इसी ऑपरेशन को प्लान करने के लिए बनी थी। और सिर्फ बैरसन घाटी जो पहलगाम है वो कहाँ पे नहीं हुआ था, उसके अलावा अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, पुलवामा और बारामूला जैसी जगह जो कि आर्मी के हिसाब मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया की, वहाँ के भी जो है सैटेलाइट इमेजेस वो मैक्सर से मांगे गए थे। तो मैक्सर ने ये और ये ऑर्डर कहाँ से प्लेस हुआ था, ये ऑर्डर प्लेस हुआ था बिजनेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, एक अमेरिकन फर्म है जो कि जिसका मालिक है ओबेदुल्ला सैयद, और ये पाकिस्तानी मूल का अमेरिकन है जो कि इस फर्म को चलाता है। और ये पूरी की पूरी फर्म जो है बिजनेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये बहुत शैडी किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है, सैडी किस्म की कंपनी है। और ये अबेदुल्ला सैयद जो है, इसको 1 साल की सज़ा भी हो चुकी थी इसी किस्म की गतिविधियों की। क्या हुआ था कि इसने अमेरिका में रहते हुए बहुत जो हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर इक्विपमेंट हैं वो और कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हैं, पाकिस्तान की जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसको स्मगल किया था, एक्सपोर्ट किया था इलीगली। तो इसमें इसको दोषी पाया गया था। एक जो वहाँ के अमेरिका की फेडरल जो कोर्ट है उसने इसको दोषी पाया था, और एक साल की इसको सज़ा भी सुनाई थी ये ओबेदुल्ला सैयद को। तो इसी की कंपनी जो थी बिजनेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑब्वियसली एक तरीके से शेल कंपनी के तौर पे काम कर रही थी ISI के, और उसने जो है ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है बैरसन घाटी की मांगी थी। तो ये हमको यहाँ से समझ में आता है कि पाकिस्तान इसको कैसे प्लान कर रहा था। अच्छा, इस ऑपरेशन को पूरे को हैंडल जो कर रहा था वो बहुत एक दिलचस्प किरदार है जो कश्मीर में जो भी मिलिटेंसी वहाँ पे चल रही है उसमें। तो उस किरदार को हम समझ लेते हैं, जिसको बार बार आपको नाम आएगा कि साजिद जट, सैफुल्ला, साजिद लंगड़ा सलीम, है ना, हबीबुल्ला मलिक।
तो ये इस आदमी का सही नाम जो है वो हबीबुल्ला मलिक है, और जो CNEC नंबर जो है इसका वो भी हमारी एजेंसी के पास में है। उसका जो फ़ोन नंबर उस CNEC नंबर के साथ में अटैच्ड है वो भी हमारी एजेंसी के पास में है। दरअसल CNEC नंबर होता ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे आधार कार्ड है, वैसे पाकिस्तान में CNEC कार्ड होता है। वो जो है उसका नंबर है, उसका पूरा की पूरी डिटेल हबीबुल्ला मलिक की ये, और ये सैफुल्ला का ये कसूर का रहने वाला है, जहाँ का ये सैफुल्ला कसूरी भी है, जो LAT का डिप्टी कमांडेंट है एक तरीके से, तो वहीं का रहने वाला है ये हबीबुल्ला मलिक। और ये दरअसल 2005 में पहली बार कश्मीर आया था इन्फिल्ट्रेट करके, और यारीपुरा वाला जो इलाका है वहाँ पर रह रहा था। और अब्दुल सलाम नाम का एक व्यक्ति है, उसकी बेटी से इसने शादी की थी। अब्दुल सलाम की एक अडोप्टेड डॉटर थी जिससे इसने शादी की थी 2005 में। फिर ये मल्टीपल टाइम जो है ये आता रहा। 2006 में ये इसको एक बेटा भी हुआ, तो बेटा होने के बाद में इसने बेटे को यहीं छोड़ दिया और अपनी बीवी के साथ में ये वापस पाकिस्तान क्रॉस कर गया था उस साइड में, तो जो अब्दुल्ला सलाम की बेटी थी। उसके बाद में इसका ये जो बेटा है ये 2016 के आसपास जो है पाकिस्तान जाता है वाघा बॉर्डर के थ्रू अपने पिता से मिलने के लिए, और वो कुछ समय वहाँ रहने के बाद में वापस लौट आता है। और ये हबीबुल्ला मलिक जो है इसका हम वापस से फिर से सुनते हैं जब 2024 की मई में रियासी में जो अटैक होता है, जो श्रद्धालु जा रहे होते हैं उनकी बस के ऊपर। उसके अलावा 2023 में जो राजौरी पुंछ सुरनकोट में जो अटैक चल रहे थे, इनिशियल जो इस ग्रुप का के जो एम्बुश चल रहे थे, जो शुरुआती हमले चल रहे थे, उसमें भी इसी का नाम आता है, साजिद जट का। उसके अलावा ये लगातार जो है एक्टिव, और इसी ने पहलगाम जो हमारे पास में अब जो ऑपरेशन महादेव के दौरान ये तीनों आतंकी जो मारे गए थे, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थे, तो उनके फ़ोन से हमको ये समझ में आया है, जो एजेंसीज़ को जो समझ में आया है वो ये है कि बहुत सारे डिजिटल फुटप्रिंट मिले हैं जिसमें ये लगातार जो है इन टेररिस्ट को जो है कह रहा था कि इस तरीके से हमला करना है, और इतनी तादाद, इतना मजबूर, इस किस्म का, इस नौइयत का हमला होना चाहिए, इस रेंज का हमला होना चाहिए, यहाँ पे हमला करना है, इस जगह हमला करना है, इस समय हमला करना है। तो तमाम डायरेक्शंस जो है वो वहाँ पे दे रहा था। और इससे पहले जो है बैरसिन घाटी का एक जो है आप कहिए कि रैकी भी करवाई गई, जिसमें कि एक गोप्रो इस्तेमाल किया गया था। उस गोप्रो को भी NIA ने जब्त किया बाद में, और वो गोप्रो जो है वो एक चाइनीज़ डीलर से ख़रीदा गया था। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि चाइना का भी एक एंगल जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस पूरे के पूरे पहलगाम के हमले में। कम से कम लॉजिस्टिक के तौर पे ही चाइना की तरफ से यहाँ पे मदद तो ज़रूर की जा रही थी। तो ये स्थिति जो है वहाँ पे बनती है पूरे के पूरे पहलगाम हमले में। और अच्छा, ये पकड़े कैसे गए? पकड़े ये इस तरीके से गए कि इस ग्रुप का जो एक आतंकी था जो कि मारा गया था दिसंबर 2024 में जेडमू टनल हमले में, जो कि जुनैद जिसका नाम था, तो वो उसका जब इनकाउंटर होता है तो उसके इनकाउंटर में उसके पास में फ़ोन मिलता है, और उस फ़ोन में एक तस्वीर मिलती है जो कि तकरीबन आप ये समझिए कि 2023 के सितंबर-अक्टूबर में ली गई होती है। तो माफ़ कीजिए, 2024 के सितंबर-अक्टूबर में ली गई होती है, मतलब 1-2 महीने पहले ही ली गई होती है। इसमें ये 4 आतंकियों का ग्रुप पहली बार दिखता है, जिसमें सुलेमान शाह और ये तमाम आतंकी, तलहा भाई उर्फ अली भाई, और ये चारों के चारों आदिल वगैरह, ये सारे लोग उसमें दिख रहे होते हैं। तो यहाँ से हमको पहला आइडिया मिलता है कि ये ग्रुप जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और इस ग्रुप ने बड़े हमले किए हैं, मतलब वो कश्मीर में भी किए हैं, साउथ ऑफ पंजाब में भी किए हैं। तो ये इस किस्म का ग्रुप था जिसकी तलाश जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत डिस्परेटली थी, इनको किसी भी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहे थे। तो उसके बाद में जब जुनैद के फ़ोन से ये सारे का सारा फ़ोटो मिलती है, तो हमारे पास में जो पहला, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जो है कश्मीर पुलिस के द्वारा 20 लाख के इनाम के साथ में इनके स्केचेस जारी किए गए थे। वो स्केचेस दरअसल इन्हीं फ़ोटो से जो जुनैद के फ़ोन से मिली थी उसी से बनाए गए थे। तो इस स्केच के बाद में हुआ क्या कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज इनकी तलाश कर रही थी कि ये कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और इसके बाद में हमको एक इंटेलिजेंस आती है। दरअसल क्या होता है कि पिछले 2-3 साल से होता कश्मीर का, अगर आप इतिहास भी उठा के देखेंगे तो होता ये है कि आतंकवादी जो आपस में बातचीत करने के लिए, अपना जो हैंडलर से बात करने के लिए जिस कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे एक रेस चल रही होती है। जो भारतीय जो टेक्निकल इंटेलिजेंस की जो टीम है वो उन डिवाइसेस को जो है डिकोड करने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वो उन डिवाइसेस को डिकोड करती हैं, 2-4 ऑपरेशन होते हैं भारत की तरफ से, वैसे ही पाकिस्तान में जो बैठे हैंडलर्स हैं वो कम्युनिकेशन का नया सिस्टम ले आते हैं, और ये लगातार चलता रहा। कभी सैटेलाइट फ़ोन्स थे, उसके बाद में कीपैड वाले फ़ोन्स थे। कीपैड के फ़ोन जो है उनको ट्रेस किया जाना जब शुरू हुआ, तो उसके बाद में अलग तरीका अपनाया जाने लगा, फिर VPN का सहारा लेना शुरू हो गए। तो इस तरीके की स्थिति वहाँ पे कश्मीर में लगातार एक हिस्ट्री रही है। तो अभी जो है वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे थे पिछले 1-2 साल से, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासेट, एक तरीके से
कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि चाइना की एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसका एनक्रिप्शन जो है तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वैसी स्थिति में ये था कि T32 नाम का एक लेकिन हम ये था कि हम टेक्नोलॉजिकली इतना पहुंच गए थे कि हम वो वहाँ पे क्या बात हो रही वो सुन पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम उस डिवाइस को लगभग लोकेट करने लग गए थे, एक इलाका जो है हम पकड़ने लग गए थे कि लगभग ये डिवाइस जो है यहाँ पे एक्टिव है। तो जो T32 जो ये डिवाइस थी, ये पहलगाम में बेडसन वैली में भी ये एक्टिव थी और इस डिवाइस को लगातार पीछा कर रहे थे। तो लंबे समय तक तो वहाँ पे रेडियो साइलेंस रहा, ये डिवाइस खुली ही नहीं। उसके बाद में डाची गांव वाले इलाके में ये जो महादेव रेंजेस हैं वहाँ पे ये डिवाइस हमको खुलती हुई दिखाई देती है। हमारे टेक्निकल जो इंटेलिजेंस की जो टीम्स हैं उनको खुलती हुई दिखाई देती है। तो उसको फिर वहाँ पे एक इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस वहाँ पे गैदर होती है, एक निशानदेही हमको मिलती है कि ये आतंकवादी जो कि पहलगाम हमले में शामिल थे, ये हो सकता है वहाँ पे महादेव रेंजेस में हों। और उसके बाद में ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली जाती है कि भाई वहाँ पे एक जो कोलिब्रेट, जैसे मान लीजिए कि होता ही है कि ऑपरेशन में ऐसे ही कोई एक इंटेलिजेंस आई और आप उसके ऊपर ऑपरेशन करने चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। फोर्सेस जो है मोबिलाइज होती हैं, उसके लिए जो है एक सॉलिड एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो है फोर्सेस के पास में होनी चाहिए। तो और ये हुआ था कि महादेव रेंजेस जो हैं वो थोड़ी सी टरेन इस किस्म की है कि वहाँ पे ऑपरेशंस करना आसान भी नहीं है। पिछला उसका रिकॉर्ड ये था कि उससे पहले जो 5 साल में 12-13 इंटेलिजेंस ऐसी आई थी जहाँ पे आतंकवादियों की प्रेजेंस जो है वहाँ पे महादेव रेंजेस में दिखाई गई थी, लेकिन वहाँ पे फोर्सेस ऑपरेशन कर नहीं पाई थी। तो इसके बाद में हुआ ये कि जब डाची गांव में ये महादेव रेंजेस में फिर जो T32 जो डिवाइस है, अल्ट्रा डिवाइस है, वो खुलता हुआ जब हमको दिखाई देता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, तो उसके बाद में उसको कोलिब्रेट करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को और सॉलिड करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक इस्तेमाल किया जाता है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस में ये एक हमको एक जानकारी मिलती है एक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि वहाँ पे 2-3 आतंकवादी जो हैं वो वहाँ पे हैं और वो एक नीचे का जो मूलानार का नाला है वहाँ पे पानी लेने के लिए आते हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ पे कोई हाइड आउट में रह भी रहे हैं तो हाइड आउट में पानी नहीं है, तो आपको निकलना ही पड़ेगा 2-3 दिन में एक बार पानी लेने के लिए, अपने पानी का जो है वाटर रिफ़िल करने के लिए। तो वो वहाँ पे मूलानार के नाले में एक आतंकवादी को देखा गया था कि वो पानी भर रहा था। तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहाँ पे एम्बुश लगा के बैठती हैं, 3-4 दिन वेट करती हैं और उसके बाद में उनको ये सक्सेस मिलती है ऑपरेशन महादेव में। तो इस तरीके से ये जो तीनों आतंकी थे जो कि पहलगाम हमले में शामिल थे, उनको मार गिराया जाता है। तो ये मोटा मोटी पहलगाम हमले कैसे हुआ और उस पहलगाम हमले के जो कल्प्रिट थे उनको कैसे मार गिराया गया, इसकी मोटा मोटी कहानी थी कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और इसमें हमने आपको बताया भी कि इसका पाकिस्तानी एंगल क्या था। एक तो जो साजिद जट और सैफुल्ला और लंगड़ा सलीम जो है, अच्छा ये एक पैर जो है, इनका नाम जो है लंगड़ा सलीम इसीलिए इसको बोला जाता है, या लंगड़ा भाई इसीलिए बोला जाता है कि लंगड़ा जट भी बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है कि इनके पैर में जो है वो खराबी है, वो स्पेशली एबल्ड है। ये आतंकी, मतलब आतंकी के बारे में कुछ बोलते हुए पॉलिटिकली करेक्ट रहना भी कितना बुरा ही लग रहा है। मतलब ये कुल मिला के इसका एक पैर काम नहीं करता है। तो ये जो है लगातार हैंडल कर रहा था। और ख़ासतौर पे साउथ ऑफ पीर पंजाल में जो इंसर्जेंसी है जो शुरू हुई थी, जो वापस से रिवाइवल वहाँ पे शुरू हुआ था, जिसको अब जाके किश्तवाड़ का जो रीजन है, चाहे पुंछ का जो रीजन, पुंछ राजौरी का रीजन है, वहाँ पे फोर्सेस ने उनको अब कंटेन कर लिया है उस इलाके में। अब लगभग जो है उस इलाके में वापस से आतंकवादियों की एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल कम होती हुई दिखाई दे रही है हमको। तो वो जो साउथ ऑफ पीर पंजाल में जो इंसर्जेंसी खड़ी हुई थी, जो वापस रिवाइवल उसका हुआ था, उसमें ये हबीबुल्ला मलिक और साजिद जट जो है इसका बहुत बड़ा योगदान था। जो तमाम आप अटैक देखेंगे सुरनकोट में, पुंछ में, रियासी में, इसमें जो हमको डिजिटल फुटप्रिंट मिल रहे हैं उसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि यही हबीबुल्ला मलिक जो है, जो कसूर का रहने वाला है, ये इसके पीछे है। ये दरअसल इसकी प्लानिंग वगैरह सब करवा रहा था और ये 2-3 बार जो है भारत आके क्रॉस करके भी गया है। तो इसको यहाँ के ऑपरेशनल जो ग्राउंड में किस तरीके से ऑपरेशन होता है उसका भी एक्सपीरियंस है। और बहुत ये, लेकिन एक बात और ख़ास है कि ये बहुत ऊंचे लेवल का या बड़े लेवल का कोई हैंडलर नहीं है, बड़े लेवल का कमांडर नहीं है, इसको मिड लेवल कमांडर माना जाता है। लेकिन इसने ठीक ठाक सरदर्द जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे दिया। तो ये पहलगाम की पूरी स्टोरी थी और किस तरीके से एनआईए ने इस जांच की। अच्छा, एनआईए की जांच में एक जो जिस तरीके से जांच हुई उसके बारे में एक दिलचस्प एनेक्डोट है, उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब ये हमला हुआ, एनआईए की जाँच, एनआईए के हाथ में ये जाँच आई, तो एनआईए ने एक बार पूरा की पूरा जो है वो सिनेरियो वो रिकन्स्ट्रक्ट किया
उसको फिर से बनाया, देखा गया कि किधर से आतंकवादी कौन सा किधर से आया, कौन सा किधर से आया, उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश एनआईए के द्वारा की गई वैज्ञानिक तौर पे। और उसके बाद में वहाँ पे टेक्निकल सर्विलांस भी किया गया, टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया कि कौन कौन से अल्ट्रासेट वहाँ पे चल रहे थे, कौन से मोबाइल चल रहे थे क्या। तो इसके जरिए जो है एनआईए धीरे धीरे जो है एनआईए ने जीरो किया। तो एनआईए ने परवेज अहमद जोठर और बशीर अहमद जोठर जो हैं, ये दो बकरवाल हैं। बुनियादी तौर पर बकरवाल ऐसा समझिए कि एक तरीके से कश्मीर में चरवाहों की ऐसी कम्युनिटी है जो कि अपर हिमालयन रेंजेस पे जो है अपने मवेशी जो हैं वो चराते हैं, और वो सर्दियों के समय नीचे आ जाते हैं और गर्मियों के समय वापस जो है वो पहाड़ की तरफ अपने मवेशी लेके चले जाते हैं। तो पहाड़ों में उनका एक अस्थायी घर होता है जिसको ढोक बोलते हैं कश्मीर में। तो ये ढोक जो है वो कई बार मतलब बहुत ऐसे हमने केस देखे हैं जिसमें ढोक में जो है ये आतंकवादी जाके ठहरते हैं, शेल्टर लेते हैं। और ये ढोक जो थी परवेज़ अहमद जोठर की और बशीर अहमद जोठर की, यहाँ पे ये तीनों हमलावर आए थे इस हमले से पहले और वहाँ पे रुके, और रुकने के बाद में जो है उन्होंने वहाँ पे इन्होंने खाना वाना खिलाया और तमाम सारी चीज़ें की। तो एक तरीके से उनको फैसिलिटेट किया और उसके बाद में यहाँ से ये आतंकवादी नीचे गए। तो ये पहली गिरफ्तारी थी इस पूरे के पूरे मामले में एनआईए की तरफ से, वो थी परवेज़ अहमद जोठर की और बशीर अहमद जोठर की। और ये गिरफ्तारी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि एक आतंकवादी यहाँ से इनसे एक चद्दर लेके गया था, मतलब जो ओढ़ने का शॉल वगैरह था, क्योंकि ठंडी जगह है, तो वो इनसे जो है वो लेके चला गया था। और वो उस चद्दर के जरिए जो है उस आतंकवादी को पहचाना गया, वो डीएनए जो है वो सैंपल मैच किए गए। और उसके अलावा इन्होंने जो निशानदेही की, इन्होंने उनका जो है चेहरा पहचाना कि हाँ यही लोग थे जो हमारे यहाँ पे आए थे। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला पहलगाम का, उसके जो मुख्य हमलावर हैं उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया गया, उनको जो है एक ऑपरेशन महादेव में मार गिराया गया। तो ये परवेज़ अहमद जोठर और बशीर अहमद जोठर, ये एनआईए की जांच में पहला बड़ा जो है एक तरीके से एनआईए की जांच एक डेडलॉक से गुजर रही थी। वहाँ पे उनको कुछ बहुत बड़ा सबूत नहीं मिल रहा था, लेकिन परवेज़ अहमद और बशीर अहमद जोठर की जो गिरफ्तारी, उसने एनआईए को इस जांच को नया मुकाम दिया, एक अगले दर्जे पर उसको ले गए। उसके बाद में धीरे धीरे और बाद में हम लोग जो है ये तमाम सबूतों के जरिए कोलिब्रेट कर पाए, ये निश्चित कर पाए वैज्ञानिक तौर पे कि यही 3 हमलावर हैं जिन्होंने इस पहलगाम के हमले को अंजाम दिया था। और उसमें जो फोरेंसिक गृह मंत्री ने बाद में संसद में बताया भी कि जो गोली दागी गई थी और जो खोखे मिले थे पहलगाम में, और जो बंदूक वहाँ पे मिली थी ऑपरेशन महादेव के दौरान, दोनों का जो फोरेंसिक टेस्ट है वो एक ही तरीके का है, वो मैच करता है। इसका मतलब जो है इसी बंदूक से गोली चलाई गई थी। और उसके बाद में जो आदमी जिसने चद्दर ली थी इनसे परवेज़ अहमद जोठर से, वो आदमी वही चद्दर वहाँ मिली और उनका फिर डीएनए सैंपलिंग वगैरह हुई। तो इस तरीके से हमने उस पूरे के पूरी जांच को एक साइंटिफिकली एक कंक्लूसिव नतीजे पे पहुंचाया, और उस पूरे साजिश को जो है हम डिकोड कर पाए कि किस तरीके से ये साजिश हुई है। तो ये पहलगाम हमले पे जो अभी तक मेरे पास में जो जानकारी थी, क्योंकि एनआईए से लगातार अपडेट आ रही है, अभी हाल ही एक अपडेट आई कि एल्पाइन जो है ऐप इस्तेमाल की थी हमलावरों ने। ये कोई बहुत ऐसा छुपा हुआ राज नहीं था, एल्पाइन ऐप का लगातार जो है वहाँ पे आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। एल्पाइन ऐप दरअसल एक ऐसी ऐप है जो कि डिज़ाइन हुई थी जो हाइकर्स हैं, जो कि पहाड़ पे चढ़ने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए। तो पहाड़ों में कोई ऐसा गूगल मैप काम करता नहीं है, तो वहाँ पर रास्ता जो है अलग किस्म का होता है। तो उन पहाड़ों की मैपिंग करने के लिए अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल हुआ था। और अल्पाइन ऐप को जो है यहाँ पे आतंकी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे थे। उसका एक ऑफलाइन वर्जन जो कि ख़रीदना पड़ता है, वो इनके मोबाइल में हमको देखने को मिला था। जो भी पहले भी आतंकवादी मारे गए थे उनके सबके मोबाइल में अल्पाइन ऐप था। और इस अल्पाइन ऐप ने क्या किया कि इस अल्पाइन ऐप ने इनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये कहा कि अपने आप को छुपा के रखने में बहुत मदद की इस अल्पाइन ऐप ने। वो कैसे की कि जो पहले जो भी आतंकवादी पाकिस्तान से आता था, उसको किसी ना किसी लोकल आदमी की ज़रूरत पड़ती थी रास्ता समझने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन अल्पाइन ऐप आने के बाद में इनकी जो लोकल OGW नेटवर्क है उस पर डिपेंडेंसी लगभग ख़त्म हो गई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो OGW नेटवर्क था, ये एक तरीके से इंटेलिजेंस का काम करता था, ह्यूमेंट का काम करता था भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो होता ही ऐसा था कि जो पहले क्या होता था कि कश्मीर से अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी कश्मीर में आया है, तो वो यहाँ पे कोई OGW से संपर्क करता है, तो उस OGW या उसके आसपास के लोग जो हैं वो फोर्सेस को बता देते थे कि भाई उस साइड से जो है कोई मेहमान मुजाहिद बोलते हैं वहाँ पे कि मेहमान मुजाहिद आया है,
और वो जो है फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज उस हिसाब से अपने ऑपरेशन प्लान करती थी। इस अल्पाइन ने अपने जो है वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम तोड़ दिया। तो ये अब एनआईए की जांच में भी सामने आया कि ये जो ग्रुप है वो भी अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। तो धीरे धीरे जो है और भी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन जो मेरे पास में अभी जानकारी थी, क्योंकि इस केस को जो है मैंने बहुत दिलचस्पी के साथ में और बहुत शिद्दत के साथ में कवर किया था, तो मैंने सोचा कि एक बार एक रिकैप, एक रिवीजन जो है हम अपने दर्शकों को दे देते हैं, उनको समझाते हैं कि ये दरअसल पूरा का पूरा हमला हुआ कैसे और आतंकी हमले किस तरीके से प्लान होते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाद में इस पूरे के पूरे हमलावरों को किस तरीके से उनके नतीजे पर, उनके अंजाम पर पहुँचाया, उनको किस तरीके से मार गिराया। तो ये कहानी थोड़ी सी आपके साथ में शेयर करनी थी। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो कैसा लगा, पहलगाम हमले पे जो हमने अभी तक बताया उसकी डिटेलिंग आपको कैसी लगी, और ये जो फॉर्मेट है ये आपको कैसा लग रहा है, ये हमको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हम अपन इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं कि हम आपको और अच्छे से समझा पाएँ और चीज़ें आपको जो हैं वो अच्छे से समझ में आ पाएँ। तो उसके सुझाव भी जो हैं आप दीजिएगा, हम उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है विनय और कैमरे के पीछे हमारे साथी अनुराग। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।